1854 ईस्वी में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध ब्रिटिश रेजिमेंट बनाया गया था। उसने कहा था कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउट्रम रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण के आधार पर बनाया गया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 का कार्यकाल था, ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसने अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। तो लॉर्ड डलहौजी ने ही कुशासन का आरोप लगाया था अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर। कुशासन का आरोप लगाकर उन्हें उनकी राज्य को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी ने व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश कौन से हैं, इसको देख लेते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत किया। व्यपगत का सिद्धांत किसका? लॉर्ड डलहौजी का है। सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर संबलपुर 1849 ईस्वी में, बघाट 1850 ईस्वी में, उदयपुर 1852 ईस्वी में, झांसी 1854 ईस्वी में, नागपुर 1854 ईस्वी में, करौली 1855 ईस्वी में थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने करौली के व्यक्तिगत प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। बाद में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। तो रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। तो प्रथम रेलवे लाइन 1856 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया। तो रेल यात्रा का जो प्रारंभ है किसके द्वारा किया गया था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाहों तक ले जाना था। इसका उद्देश्य सेना को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना भी था। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका दूसरा उद्देश्य सेना को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना भी था, ताकि ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाले किसी भी विद्रोह को सरलता से कुचला जा सके। ताकि ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाले किसी भी विद्रोह को सरलता से कुचला जा सके। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1900 ईस्वी के आसपास लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ, जब 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्लो बर्मा युद्ध के बाद 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। तो बर्मा को ब्रिटिश भारत में कब मिला गया? 1886 में मिला लिया गया। लॉर्ड डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एवं सैनिक बोर्ड पर था। तो लॉर्ड डलहौजी से पूर्व जो सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इम्पोर्टेंट रोल है किसमें? विधवा पुनर्विवाह में। विधवा पुनर्विवाह का टाइम क्या है? 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का एक्ट का जो टाइम है वो 1856 है। और किसके समय में हुआ? कैनिंग के समय में हुआ। तो कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिमी भारत के विष्णु शास्त्री और धोंधो केशव कर्वे। ये किससे जुड़े हुए थे? ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से जो विधवाओं के कल्याण से जुड़े हुए नेता थे। विष्णु शास्त्री और
धोंदो केशव कर्वे थे। धोंदो केशव कर्वे ने 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। तो पूना में विधवा आश्रम की स्थापना धोंदो केशव कर्वे ने की थी। 1857 ईस्वी में महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। तो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? 1857 की जो महान क्रांति हुई थी उसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा घोषित की गई थी। तो 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में हुआ था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति की घोषणा की गई और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना। तो जो है इसी के तहत जो लॉर्ड कैनिंग था वो ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना। ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1877 ईस्वी में नियुक्त किया गया। जनवरी 1877 में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इन्हें कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई। तो 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में जो दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था उसी में जो है महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी के मध्य हुआ। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध है 1839 से 1842 ईस्वी के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। जब अफगान युद्ध हो रहा था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। लॉर्ड लीटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1878 से 1880 में हुआ था। तो पहला अफगान युद्ध 1839 से 1842 के मध्य हुआ था। तो अंग्रेज की तरफ से ऑकलैंड थे और द्वितीय जो हुआ था वो अंग्रेज की तरफ से लीटन थे। इसके बाद हम आगे देखते हैं। ऑकलैंड थे। लॉर्ड लीटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 ईस्वी में हुआ। फिर उसके बाद 1843 के एक्ट 555 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलिनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। तो दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड एलिनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। इसके काल 1842 से 1844 ईस्वी के दौरान अगस्त 1843 ईस्वी में सिंधु को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो क्या हुआ इनके काल में? जो अगस्त 1843 में सिंध राज्य जो है लॉर्ड एलिनबरो के समय में ही अगस्त 1843 में जो सिंध है उसको पूर्णतः जो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया लॉर्ड एलिनबरो के समय में। फिर नेक्स्ट देखते हैं चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की नीति, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलिनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। तो जी ये चतुराईपूर्ण निष्क्रियता है और कुशल अकर्मण्यता की नीति कब तक चलती रही? एलिनबरो से स्टार्ट हुआ था और लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक ये चलती रही। फिर इस काल को कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है। तो ये जो टाइम पीरियड है एलिनबरो से लेकर के नॉर्थब्रुक तक का इस तक के जो काल है उसको जो है कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशिष्ट रूप से संबोधित किया जाता है क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने पर स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। तो एलिनबरो और नॉर्थब्रुक तक थी लेकिन इनके बीच में सबसे इम्पोर्टेंट कौन था? जॉन लॉरेंस के नाम को विशिष्ट रूप से संबंधित किया जाता है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता और कुशल अकर्मण्यता की नीति से जॉन लॉरेंस को विशिष्ट रूप से संबंधित किया जाता है। और फिर इसके बाद यहाँ देख लेते हैं कुशल अकर्मण्यता मार्शली इनएक्टिविटी शब्द का JWSYD एडिनबरा रिव्यू के एक लेख में प्रयोग किया था। तो कुशल अकर्मण्यता शब्द को कौन प्रयोग किया था? तो JWSYD ने एडिनबरा एक रिव्यू थी उसमें एक लेख था उसके एक लेख में प्रयोग किया था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो
1869 से 72 ईस्वी के काल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई। तो सबसे पहले अंग्रेजों के समय में भारत की प्रथम जनगणना किसके समय में हुई थी? मेयो के समय में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई। किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित गणना 1881 ईस्वी से हुई। तो प्रथम जनगणना पूछा जाए तो अंग्रेजों के समय में 1872 में हुआ था, लेकिन नियमित गणना कब हुई? नियमित जनगणना कब हुई? जो ये जनगणना हुई थी 1869 से लेकर के 72 तक हुई थी, तो ये अनियमित थी। तो पहली हुई मेयो के समय में 1872 में, और दूसरी हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। रिपन के समय में 1881 में हुई थी। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना शुरू हुई। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 इसका टाइम पीरियड है कि हत्या अंडमान निकोबार द्वीप के भ्रमण के दौरान सर अली अफरीदी नामक कैदी द्वारा की गई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस गवर्नर का किसका जो है क्या नाम है हत्या की गई थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो की हत्या किसने की थी? सर अली अफरीदी नामक कैदी द्वारा की गई थी। और मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में ही की गई। तो पहला गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी मेयो की। 1876 ईस्वी में लीटन की 1876 ईस्वी में लीटन की फिर आगे देखते हैं। लीटन के 1876 ईस्वी में लीटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशलकर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। मेजर सेंडेमन की बलूचिस्तान में गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में नियुक्ति के साथ ही बलूचिस्तान में हस्तक्षेप न करने के स्थान पर हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लीटन के काल में पारित किया गया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब हुआ था? 1878 में हुआ था, और लॉर्ड लीटन के समय में तो हुआ था। तो ये भारतीय भाषा का समाचार पत्र है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लीटन के समय में पारित किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कहा गया? मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया। तो विपरीतगामी असंगत और घातक पग किसने बताया? अर्स्किन पेरी ने विपरीतगामी और असंगत तथा घातक पग बताया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। फिर श्री एस.एन. बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा। तो एस.एन. बनर्जी ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आकाश से वज्रपात कहा। एस.एन. बनर्जी ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आकाश से वज्रपात कहा है। सर पी.सी. इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। तो जो वायसराय की परिषद जो बनी थी उसमें विधि कानूनी सदस्य यानी कि विधि सदस्य कौन थे? पी.सी. इल्बर्ट थे। पी.सी. इल्बर्ट जो है विधि सदस्य थे वायसराय की परिषद के। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया। तो उन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी गई। तो इल्बर्ट ने एक विधेयक प्रस्तुत किया विधान परिषद में, तो उसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी गई। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाएं। तो ये जो इल्बर्ट बिल था इसका उद्देश्य क्या था? इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाएं। फिर आगे देखते हैं। जैसे ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया एक बवंडर खड़ा हो गया। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात बताया। फिर ये हो गया इल्बर्ट बिल विवाद ये हो गया। फिर उसके लॉर्ड रिपन को देखते हैं। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसराय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। तो लॉर्ड रिपन को सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से जाना जाता है। तो लॉर्ड रिपन ने क्या बनाया? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 प्रथम फैक्ट्री अधिनियम ये 1881 बना। तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 किसने बनाया? लॉर्ड रिपन ने बनाया। तो लॉर्ड रिपन सबसे उदारवादी था। और फिर आगे देखते हैं। फिर ये प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 लॉर्ड रिपन के समय में
बना था। फिर उसके बाद इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक लगाया गया एवं 7 से 12 वर्ष के बच्चों को। तो ये कहा कि जो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 था, इसमें 7 वर्ष से जो कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको काम एक फैक्ट्री में काम करने पर रोक लगाया गया। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक लगाया गया एवं 7 से 12 उम्र की बच्चों की कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे, मतलब 7 से 12 उम्र के वर्ष के जो बच्चे थे उनकी कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे थी। प्रतिदिन 9 घंटे तथा इन्हें महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। दूसरे फैक्ट्री अधिनियम 1891 में हुआ, 1881 में हुआ। फिर 10 साल बाद 1891 में बनाया गया दूसरा फैक्ट्री अधिनियम बनाया गया। इसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई। तो साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था किसमें की गई थी? द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम 1891 में की गई थी। लॉर्ड मेयो के समय में सृजित स्थानीय शासन को वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड रिपन ने उन्हें आवश्यक नियम प्रदान किए। तो क्या कहा? तो लॉर्ड मेयो के समय में जो सृजित स्थानीय शासन किसके समय सृजित हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय में। को वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड रिपन ने उन्हें आवश्यक नियम प्रदान किए। इस कार्य के कारण लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। तो स्थानीय शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। स्थानीय शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया। तो किसने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया? चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसलिए समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो मेटकाफ को क्या कहा जाता है? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ आरंभ हुए। तो जो पुरातत्व संबंधी प्रयास थे भारत के 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स ने स्थापित किया था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी के साथ प्रारंभ हुई थी। 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया। तो 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था। तथा 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार में अलग विभाग बनाया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 से 1905 के दौरान वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया। इसका महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया? जॉन मार्शल को, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को। फिर उसके बाद ध्यान देखते हैं प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो कर्जन का प्रशासन है उसकी तुलना मुगल सम्राट अशोक से की थी। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मेयो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मॉर्ले को भारत का सचिव नियुक्त किया गया। लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया मिंटो को वायसराय नियुक्त किया गया और जॉन मॉर्ले को भारत का सचिव नियुक्त किया गया। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 के नाम से जाना जाता है। तो इनके जो द्वारा सुधार किए गए सुधार 1909 का है, उन्हें मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। तो इसके द्वारा मॉर्ले मिंटो सुधार के द्वारा क्या हुआ कि मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। तो हार्डिंग के समय में क्या हुआ? भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, वहाँ से ला करके दिल्ली स्थानांतरित किया गया।
वायसराय हार्डिंग ने 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाया। तो जो हार्डिंग थे उन्होंने क्या किया, 1911 में जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी मेरी, तो पंचम और मेरी को जो है हार्डिंग ने 1911 में भारत बुलाया और तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जाना जाता था। ये तीसरा दिल्ली दरबार था। फिर इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा है विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर। इसका सही उत्तर है दो, केवल दो सही है। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ वारेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया। ये गवर्नर ओनली गवर्नर नियुक्त किया गया, जो इस पद पर 1758 से 60 ईस्वी तथा 1765 से 67 ईस्वी की अवधि में रहा। नेक्स्ट चैप्टर का इम्पोर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इसके इम्पोर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया। इसे इस्तेमारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विस्वेदारी आदि के विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली, भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। तो ये 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया था। तो जो अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली है उसको और अन्य नाम क्या बताया गया, इस्तेमारी। तो अस्थायी को क्या कहा जाता है, इस्तेमारी। अस्थायी बंदोबस्त को जागीरदारी कहा गया। अस्थायी बंदोबस्त मालगुजारी या विस्वेदारी आदि विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक क्षेत्र में फैला हुआ था। तो बंगाल से लेकर बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का 19% हिस्सा शामिल था। तो समूचे ब्रिटिश भारत का अस्थायी बंदोबस्त में 19% हिस्सा शामिल था। समूचे भारत के क्षेत्रफल का 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था। तो कंपनी को कितना देते थे, 10/11 भाग, और तथा 1/11 भाग अपनी सीमाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति भद्र नवाब थे। अस्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली लागू की गई दूसरी व्यवस्था रायतवाड़ी व्यवस्था थी। तो अस्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद रायतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। तो रायतवाड़ी व्यवस्था को देख लेते हैं। इस व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे, टॉमस मुनरो, कैप्टन रीड थे। तो रायतवाड़ी के जन्मदाता कौन थे, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। तथा सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया। तो रायतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम कहाँ पे लागू किया गया, ये जो है तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू की गई। तो ये जो रायतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर थी, मद्रास में थी, बम्बई के कुछ हिस्से में थी, पूर्वी बंगाल वाले एरिया में, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग, पूर्वी बंगाल और असम वाला एरिया था, और इधर बंगाल, मद्रास, बम्बई और जो आधुनिक कर्नाटक का क्षेत्र कुर्ग वाला एरिया यहाँ पे इधर साइड में था। तो ये यहाँ पे थी रायतवाड़ी व्यवस्था। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि की मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए थे और प्रत्यक्ष रूप से या सीधे या व्यक्तिगत रूप से वे स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। तो इस जो रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था, जो प्रत्यक्ष रूप से देते थे, और उसमें क्या था, जमींदार देते थे अस्थायी बंदोबस्त में, और रैयतवाड़ी में कौन देता था, ये सीधे डायरेक्ट प्रत्यक्ष देते थे, सीधे देते थे या व्यक्तिगत रूप से देते थे। व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था ने
कृषक भूस्वामित्व की स्थापना की। कृषक भूस्वामित्व की स्थापना किसने की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था ने की थी। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के कुल भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। 51% हिस्सा रैयतवाड़ी का 51% हिस्से पर रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी तथा लगान की दर भी काफ़ी ऊंची थी। इसके अंतर्गत जो लगान की वसूली होती थी काफ़ी कठोरता से की जाती थी और लगान की दर भी काफ़ी ऊंची होती थी रैयतवाड़ी व्यवस्था में। फिर महाल वाली व्यवस्था देख लेते हैं। महालवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महाल जागीर का एक भाग के साथ स्थापित की जाती थी। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था। तो इसमें क्या था कि रैयतवाड़ी में था सीधे किसान जो है प्रत्यक्ष रूप से देते थे, लेकिन महालवाड़ी में किसान नहीं देते हैं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महाल का जागीर का एक भाग के साथ स्थापित की जाती थी। तो इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता तो ग्राम समाज होता था इन्हें देते थे और ये जो है तब जाके गवर्नर वगैरह को देते थे। तो ग्राम समाज होता था, महालवाड़ी में ग्राम समाज को देना होता था। तो अगर ये किसान अपनी भूमि छोड़ देते थे तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था। यह ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि सामलात तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। तो जो ये ग्राम समाज था इसे ही यह जो सम्मिलित भूमि सामलात और अन्य भूमि का स्वामी होता था। यह पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू हुआ। तो उत्तर प्रदेश में लागू हुआ और मध्य प्रांत में और पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भूमि क्षेत्र का 30% हिस्सा, तो जो ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार के गृह शुल्कों होम चार्जेस से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। जो गृह शुल्क था औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार के गृह शुल्कों से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक व सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय वर्ष 1919 तक तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन, और भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। तो भारत के बाहर हुए जो युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में जाने वाली जो निधि थी वो गृह शुल्क में पर भारित नहीं थी, बाकी सब गृह शुल्क पर ही आधारित थी। फिर ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत के ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। तो इंपीरियल प्रेफरेंस का मीन्स क्या होता है? इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयात से जो दी गई वस्तुएं आयात की गई जो वस्तुएं थी उस पर विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। इसके तहत भारत में ब्रिटिश आयातों पर नाम मात्र का शुल्क या शुल्क ही नहीं लगता था। जो ब्रिटिश आयात आते थे वहाँ से ब्रिटेन से उस पर नाम मात्र का शुल्क लगता था या बिल्कुल लगता ही नहीं था। टैक्स वगैरह की मतलब शुल्क मतलब टैक्स वगैरह, जबकि भारत के निर्यातों पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया जाता है। और ब्रिटेन से यहाँ से इंडिया से जो ब्रिटेन में निर्यात होते थे वहाँ पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया जाता था। धन के बहिर्गमन या अफवाह या ड्रेन की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत के से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था। तो बहिर्गमन अफवाह का अर्थ क्या था कि इसकी जो राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य है भारत के धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। दादाभाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों इंग्लैंड टू इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया
तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अफवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये बुकों का नाम आता है कि इन बुकों को कौन लिखा है। तो इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया दादा भाई नौरोजी का है। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया दादा भाई नौरोजी का है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी का है। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का है। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का है के माध्यम से अपना अफवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन सिद्धांत पर बल दिया। रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया। उन्होंने अपने लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यह मत प्रकट किया कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 ईस्वी में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया और उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन का बहिर्गमन है। सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास भी भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ये संभव मानते थे। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उपसारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। तो कौन विश्वास नहीं करता था? सर सैयद अहमद खान विश्वास नहीं करते थे। और फिर उसके बाद आगे है कि ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने का सिद्धांत इकोनॉमिक ट्रेंड थ्योरी पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी। तो ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने का इकोनॉमिक ट्रेंड थ्योरी किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी राज्य की शोषक नीतियों का अनावरण किया। तो दादा भाई नौरोजी ने क्या किया? उसमें अंग्रेजी राज्य की जो शोषक नीतियाँ उनका अनावरण किया और कहा कि यह राज्य भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा है, जिसके कारण भारत निर्धन देश बनता जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी ड्रेन थ्योरी दी। तो ड्रेन थ्योरी किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने दी थी। दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 इनका जो टाइम पीरियड है, मतलब काल है, 1825 से 1917 ने 1865 ईस्वी में WC बनर्जी के साथ मिलकर, तो दादा भाई नौरोजी और WC बनर्जी दोनों ने मिल करके लंदन इंडियन सोसाइटी का गठन किया। तो लंदन इंडियन सोसाइटी का गठन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी और WC बनर्जी दोनों ने साथ मिल करके 1865 में इसका गठन किए थे, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। तो लंदन इंडियन सोसाइटी का क्या काम था कि भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। तो दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे भारतीय थे जो 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर, लिबरल पार्टी किस पार्टी पर? तो लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट नोट्स को हम अगली वीडियो में देखते हैं।